Hello students, I hope you all are safe and doing well at home. So in today's class, I'm going to start with the Fayol's principles of management. Fayol is known as father of journal management and he has given us 14 principles. In today's class, I'm going to start with the Fayol's principles of management and I'll discuss only 7 principles, and in next video I'll discuss the rest of the principles. सो लेट्स स्टार्ट. फ्योल ने जो है हमारे प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें पहला हमारा प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क से आप इसके नाम से समझ जाइए कि डिवीजन ऑफ वर्क से क्या मतलब है, काम को डिवाइड कर देना. तो यहाँ पे फ्योल ने बोला कि आप अपने मैनेजमेंट के अंदर जो है आपके काम को डिवाइड कर दीजिए बिटवीन द एम्प्लॉयज़. कि अगर आपको एक कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है या कोई काम मिला हुआ है तो आप उसको छोटे छोटे टास्क में जो है डिवाइड कर दो और हर एम्प्लॉय को उसका टास्क बता दो कि आपको ये काम करना है, जिससे क्या होगा वो काम जो है इजीली हो जाएगा और जल्दी होगा. ठीक है. वहीं अगर हम एक पर्सन को सारा काम दे देंगे तो उससे वो काम जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशन में इतना सारा काम होता है तो एक पर्सन जो है पूरे एक प्रोजेक्ट को जो है वो नहीं हैंडल कर सकता. तो यहाँ पे फ्योल ने बोला है कि आप अपने मैनेजमेंट के अंदर जो आपका काम होता है उसको डिवाइड कर दो. अब यहाँ पे जो आप काम डिवाइड करोगे, ठीक है, जो आपका मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम डिवाइड कर रहा है बिटवीन द एम्प्लॉयज़, तो वो काम ऐसे डिवाइड होने चाहिए जैसे एज पर द एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन. मतलब जैसा आपके एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन है या जैसा उसका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ही उसे काम मिलना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल अब आप देखिए कि आप जब एक बैंक के अंदर जाते हैं तो बैंक के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ बैठे रहते हैं. ठीक है. कोई आपका जो है कैश कलेक्ट करता है, कोई आपकी जो है पासबुक में एंट्री करवाता है. अब तो जैसे मशीन्स आ गई हैं पासबुक की एंट्री के लिए, पर पहले जो थे एम्प्लॉयज़ ही पासबुक में एंट्री करते थे. अब कोई आपकी कंप्लेन है तो आप किसी और के पास जाते हो. ठीक है. चेक डिपॉजिट कराना या डिफरेंट तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है बैंक के अंदर, उसके लिए अलग अलग जो है एम्प्लॉयज़ बैठे रहते हैं कि हाँ अगर आपको ये स्पेसिफिक एक काम करवाना है तो आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास जाके बात करो. तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो काम है, ये जो उनके अंदर बीच में जो काम डिवाइड कर दिए गए हैं, इससे क्या होगा, एक तो काम इजीली हो जाएगा, एफिशिएंसी आएगी काम के अंदर. ठीक है. इवन जो आपका एम्प्लॉय है जिसके बीच में आपने काम डिवाइड करे हैं, अब एक पर्टिकुलर पर्सन जब उस काम को रिपीटेडली करता है तो उस काम के अंदर क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है. ठीक है. बैंक के अंदर आपने देखा होगा कि लोग वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ बैठे रहते हैं कितनी जल्दी काम करते हैं. ठीक है. क्योंकि वो क्या हो गए हैं, वो जब उन्हें पूरा दिन एक ही काम करना है, वो महीनों से एक काम कर रहे हैं, तो वो उस काम के अंदर क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं. तो यहाँ पे हमारे फ्योल ने यही बोला है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है काम को डिवाइड कर दो, जिससे क्या होगा, आपका काम इजीली हो जाएगा, एफिशिएंटली होगा. ठीक है. प्लस आपका जो एम्प्लॉय है उस काम के अंदर एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी. ठीक है. नेक्स्ट जो दिया फ्योल ने प्रिंसिपल वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको इसके नाम से भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि मैंने इवन आपको बताया भी था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. जैसे ही हमें कोई काम असाइन होता है तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. ठीक है. कि हमें पता है कि हमें वो काम करना है, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क. अब यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. ठीक है. अब जैसे मान लीजिए एक सुपीरियर है, एक सुपीरियर ने अपने सबॉर्डिनेट को, ठीक है, अपने जो उसका जो सबॉर्डिनेट है उसके जो लोअर लेवल पे है उसको एक काम असाइन करा. ठीक है. अब उसको काम असाइन करा है तो उसको कुछ अथॉरिटी भी दी होगी कि अगर मैं आपको ये काम दे रहा हूँ तो आपकी ये अथॉरिटी है. अथॉरिटी मतलब पावर है आपके पास कि आप इस चीज़ को जो है हैंडल कर सकते हो. प्लस उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चली गई. तो यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है कि जब आप एक काम असाइन करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ अथॉरिटी भी सामने वाले को देनी चाहिए. ठीक है. जब तक उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी तब तक वो काम जो है वो नहीं कर पाएगा. अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. जैसे मान लीजिए एक वर्कर है. ठीक है. आपने उस वर्कर को एक टारगेट दिया कि आपको एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपको 50 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है. ठीक है. अब आपने उसको काम असाइन कर दिया
तो जैसे ही आपने काम असाइन करा, आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपका जो ये है, ये काम है कि आपको मुझे 2 दिन के अंदर 50 यूनिट्स जो है प्रोड्यूस करके देनी है। उस आदमी के पास जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि हाँ मुझे ये काम जो है 2 दिन के अंदर करके देना है। साथ में आपको अथॉरिटी भी उसे देनी पड़ेगी, मतलब उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जो 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उसके लिए वो रॉ मटेरियल भी तो कहीं ना कहीं से लेके आएगा। तो उस रॉ मटेरियल के लिए उसके पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो स्टॉक डिपार्टमेंट में जाके, ठीक है, जहाँ पे उसको रॉ मटेरियल मिलेगा, जो स्टोर है या जो स्टॉक डिपार्टमेंट है, उसके पास जाके वहाँ से वो क्या जो है सामान लेके आ सकता है। वरना वो लोग उसे क्या बोलेंगे कि भाई हम तुम्हें क्यों दे, ठीक है, हम तुम्हें सामान क्यों दे। तो वो यही तो बोलेगा कि मेरे पास जो है ये काम आया है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये काम करना है। तो उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वो खुद जाके जो है रॉ मटेरियल वहाँ स्टोर से जो है कलेक्ट करके लेके आए। तो इसे क्या बोलते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, आपने कोई काम दिया है, तो आपको साथ में ही जो है अथॉरिटी उसे असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके पास कुछ ना कुछ जो है पावर्स होनी चाहिए ताकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन। अब यहाँ डिसिप्लिन, आपको पता है डिसिप्लिन मतलब क्या होता है। डिसिप्लिन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब आपको पता होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन आपके स्कूल में भी होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो यहाँ पे फियोल ने बोला है कि डिसिप्लिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप केयरलेस हो जाओ, आपको कोई काम मिला है तो आप उसे ऑबिडेंटली उसे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो नहीं कर रहे हो, आपने डिले कर दिया है काम के अंदर, या आप लेट आते हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करना है। अब फ्योल ने यहाँ पे स्पेसिफिकली एक चीज़ बोली कि आपको डिसिप्लिन जो है वो हर लेवल के मैनेजमेंट में होना चाहिए। मतलब चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन केवल लोअर लेवल के लिए बनाया गया है या मिडिल लेवल के लिए बनाया गया है। डिसिप्लिन जो है हर लेवल के पर्सन को है फॉलो करना है, चाहे वो टॉप लेवल मतलब आपकी हायर अथॉरिटी ही क्यों ना हो, ठीक है। डिसिप्लिन जो है सबके लिए सेम होना चाहिए और डिसिप्लिन सबको फॉलो करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट जो है आपका फियोल ने प्रिंसिपल दिया है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड से मतलब है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में 2 सुपीरियर्स हैं, ठीक है, या 2 बॉस हैं और वहाँ पे उनके अंडर में या उनके नीचे एक सबऑर्डिनेट है, तो वहाँ पे अगर वो जो 2 बॉस हैं उन एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देंगे, जब 2 लोग एक सेम पर्सन को जो है ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे कि आपको ये काम करना है, तो वो एक सिंगल पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसकी बात मानूं, ठीक है, मैं किसकी बात मानूं। वो पर्सन जो है, पर्टिकुलर पर्सन, वो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि एक बॉस कुछ और कहेगा, एक बॉस कुछ और कहेगा। वो जो है वो पर्सन जो सबऑर्डिनेट है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किसकी बात माननी चाहिए और मुझे काम कैसे करना है। तो यहाँ पे फियोल ने बोला है कि एक सबऑर्डिनेट के लिए एक सुपीरियर होना चाहिए ताकि वो केवल एक सिंगल पर्सन से जो है कमांड ले सके, एक सिंगल पर्सन से जो है ऑर्डर ले सके कि हाँ मैं इसके लिए अकाउंटेबल हूँ, ये पर्सन मेरा हेड है और अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं आंसरेबल हूँ इसके लिए, और अगर मैं करूँगा तो भी, ठीक है। तो एक ही जो है एक पर्सन के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। अगर वहाँ पे उसे डिफरेंट तरीके के लोग या अलग अलग जो है लोग उसे कमांड दे रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके सेल्समैन होते हैं, ठीक है। सेल्समैन का क्या काम होता है भाई, डोर टू डोर जाके वो लोग क्या करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। सेल्समैन का काम होता है ना हर घर जाना और वहाँ पे जाके लोगों को बताना कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने निकाला है, ये है वो है, जो है वो मार्केटिंग करना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। अब यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर ने ये बोला कि अगर आप जो सेल्समैन है उनको ऑर्डर दिया कि अगर आप बाहर मार्केट में जा रहे हो, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपको ये बोलना है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ बोलोगे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो सामने वाला इजीली मान जाएगा। सेल्समैन वाले ने बोला ठीक है,
वहीं पे जो वहाँ पे उनके ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर जो मतलब जो पैसे की देख रेख रखता है, ठीक है, आपका अकाउंटेंट हो गया, सीए हो गया, ये लोग, तो वहाँ पे फाइनेंस मैनेजर ने उन सेल्समैन को ये ऑर्डर दिया, ये कमांड दिया कि आप जो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट नहीं बोलोगे, 5% डिस्काउंट बोलोगे। क्यों? अब फाइनेंस मैनेजर की नज़र से देखा जाए तो वो तो एक तरीके से पैसे का जो है देख रेख रखता है, प्रॉफिट देखता है, लॉस कितना हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में ये देखता है, तो वो तो यही चाहेगा ना कि डिस्काउंट जो है ऑर्गेनाइजेशन कम दे, डिस्काउंट कम देगी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है फाइनेंस मैनेजर कि आप जो है बाहर जब जा रहे हो तो आप क्या करोगे, आप केवल ये बोलोगे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 5% डिस्काउंट है। वहीं मार्केटिंग मैनेजर क्या बोल रहा है कि नहीं, आपको 10% का डिस्काउंट बोलना है। तो यहाँ पे जो सेल्समैन है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें किसकी बात सुननी है, मार्केटिंग मैनेजर की बात सुननी है या फाइनेंस मैनेजर की बात सुननी है। तो यहाँ पे फ्योल ने ये बोला है कि एक सबॉर्डिनेट के लिए एक ही सुपीरियर होना चाहिए, ताकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन से ही जो है ऑर्डर ले सके, कमांड ले सके। अगर उसे 2 लोग मिलके कमांड देंगे, 2 बॉस उसको मिलके कमांड देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्योल का प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से मतलब है कि एक ही प्लान होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या एक पर्टिकुलर डिवीजन के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कंपनी जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो साइकिल्स भी बनाती है और कार भी बनाती है, ठीक है। उनके पास 2 प्रोडक्ट हैं जो 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, एक कर रही है आपकी साइकिल और एक कर रही है आपकी कार्स। तो वहाँ पे कार के लिए अलग प्लान बनेगा कि कार, अगर आप कार प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए अलग प्लान बनेगा कि ऐसे ऐसे बनेगा, ये चीज़ें लगेंगी, इतने एम्प्लॉयज़ लगेंगे, तो कार के लिए अलग प्लान बना। वहीं पे साइकिल के लिए आपको अलग प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि साइकिल में अलग चीज़ें लगेंगी एज़ कम्पेयर टू कार। तो वहाँ पे ये बोला गया है, फ्योल ने ये बोला है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए एक सिंगल जो प्लान है पर्टिकुलर उनके डिपार्टमेंट के लिए बनना चाहिए, और उसी डायरेक्शन के साथ, उसी प्लान के साथ जो है एक सिंगल हेड जो है वो भी होना चाहिए। जैसे साइकिल अगर आप प्रोड्यूस करो तो साइकिल के लिए एक प्लान, एक डायरेक्शन, ताकि सब लोग उसी डायरेक्शन में काम करें, साथ में उस डिपार्टमेंट के लिए, साइकिल के डिपार्टमेंट के लिए एक बॉस, ताकि वो उस बॉस की बात सुने, एक डायरेक्शन में काम करें। वहीं पे कार, तो कार के लिए एक उसका खुद का कार का जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी चीज़ें लग रही हैं उसके लिए एक प्लान, उसके लिए एक पर्टिकुलर बॉस, और जो सारी चीज़ें लगनी है, रिसोर्सेज जो लगने हैं, वो सारा कुछ वो कार के लिए अलग से, ठीक है। तो ऐसे अगर अलग अलग चीज़ें होंगी पर्टिकुलर एक डिवीजन के लिए तो ईजी रहेगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो है सेम ऑब्जेक्टिव्स रहने चाहिए, ठीक है। उनका जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए कि हमें इस डायरेक्शन में काम करना है, एक प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था पहली वीडियो में, कि हर एम्प्लॉय जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है वो खुद के भी कुछ गोल्स लेके आता है, खुद की भी कुछ इच्छाएं लेके आता है, कुछ इंटरेस्ट लेके आता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि मेरी ये चीज़ फुलफिल हो, मतलब मेरा ग्रोथ हो, या मुझे प्रॉफिट हो, या मेरी सैलरी इंक्रीज हो, ये कोई भी XYZ जो एग्जाम्पल है, मतलब जो भी चीज़ है वो चाहता है उसका वो इंटरेस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा हो। तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट से अलग होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा कि उसका गोल जो है वो अचीव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्योल ने क्या बोला है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय, इंडिविजुअल का, ठीक है, एक अकेले इंसान का जो भी इंटरेस्ट है वो उसे वहाँ से हटा के जो है ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए जो है उसे सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको नेग्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, एक आपका मैनेजर है, ठीक है, कोई भी मैनेजर है XYZ, वो ये चाहता है कि उसकी जो सैलरी है इस साल वो बढ़े, ठीक है, उसकी जो सैलरी है इस साल वो बढ़े। तो
अब क्या हुआ, कंपनी के अंदर जो है प्रॉफिट नहीं हुए, ठीक है, प्रॉफिट नहीं हुए, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, तो कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, इतना रिजर्व भी नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है बढ़ा के सैलरी दे, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर यही होता है कि हर जब भी मतलब नया ईयर स्टार्ट होता है या नया सेशन स्टार्ट होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी एम्प्लॉयज़ की कुछ % सैलरी जो है वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में जनरली रूल होता है। तो यहाँ पे जो वो पर्सन है वो यही चाह रहा होगा कि भाई मेरी भी सैलरी इंक्रीज हो, पर कंपनी ने क्या बोला कि इस साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है और हम जो सैलरी पे कर रहे हैं वो हमारे रिजर्व्स में से पे कर रहे हैं, तो हम किसी को भी इस साल जो है सैलरी इंक्रीज करके नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैनेजर है उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में सोचना चाहिए, उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं पे कर पा रही है, और जितना ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है उसमें उसको सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन इतना कर रही है वो ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अपना इंटरेस्ट ना देख के एक जनरल इंटरेस्ट देखना चाहिए कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन का भला हो रहा है और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ का भी भला हो रहा है। ये नहीं कि आप जो है सेल्फिश बन जाओ और अपना इंटरेस्ट ही फॉलो करो, नहीं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, तो आपको उनके इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना जो फ्योल का प्रिंसिपल है वो है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब यहाँ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से मतलब है कि जो आप एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप उन्हें कमीशन पे कर रहे हो या कोई सैलरी पे करो, रेम्यूनरेशन, तो वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है एम्प्लॉयज़ को, जैसे मान लो सेम पोस्ट पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम, जो पीपल काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सेम पोस्ट पे, उनकी सैलरी में डिफरेंसेस हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि तेरी सैलरी ज़्यादा, मेरी तो है नहीं, इवन हम जो है सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी जो सैलरी होनी चाहिए, जो रेम्यूनरेशन होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, देयर पोस्ट, उसके हिसाब से जो है फेयर रेम्यूनरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना होता है। अब जैसे एक मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ प्रॉफिट हुए हैं, तो उस प्रॉफिट को ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रॉफिट को जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ थोड़ा सा बांटना चाहिए, ठीक है, एज पर देयर बोनस, ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू देयर बोनस, कि एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में सोच रही है, क्योंकि जो प्रॉफिट हुए हैं वो एट लास्ट उन एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स की वजह से ही हुई है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ने खुद से या टॉप लेवल ने खुद के उस पे जो है प्रॉफिट कमाए हैं, नहीं, उसके अंदर, उस प्रॉफिट के अंदर सबकी मेहनत लगी हुई है, सबके एफर्ट्स लगे हुए हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को जो है अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचना चाहिए, उन्हें फेयर रेम्यूनरेशन पे करना चाहिए। अगर प्रॉफिट हुए हैं तो थोड़ा सा पार्ट जो है अपने एम्प्लॉयज़ को भी देना चाहिए एज बोनस, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 7 प्रिंसिपल्स पढ़े। पहला प्रिंसिपल था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एंड लास्ट वन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। आज हमने 7 जो है प्रिंसिपल्स कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी के 7 कराऊंगी, फिर आपके जो फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसमें से जो मेन है, जो आपकी केस स्टडीज़ के लिए मेन है, जो एज मुझे लगता है कि ये मेन है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एक तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका मेन है एज अकॉर्डिंग टू केस स्टडी, क्योंकि इस पर केस स्टडी ज़्यादा बनती है। एक यूनिटी ऑफ कमांड आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो 2 चीज़ें हैं वो इसके अंदर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको ध्यान देना होगा। बाकी प्रिंसिपल्स इजी हैं एज सच, इनके अंदर है नहीं कुछ ज़्यादा वो मतलब टिपिकल जो आपको ना समझ में आए। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट टू मी, ओके, थैंक यू।